हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि बच्चों के पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ बच्चों के स्टार्ट होने वाले, कुछ बच्चों के नहीं स्टार्ट होने वाले। आज कुछ बच्चों की क्लास में कुछ बच्चों की कुछ क्वेरीज आई थी, जिसमें एक है हमारा टॉपिक मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो होता है बच्चों, वो बहुत टिनी पार्टिकल से होता है। ठीक है, टिनी या टाइनी पार्टिकल से होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से, जिससे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, उसको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। तो जो सबसे पहले अगर इसमें हम बात करें एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो एटम्स का ग्रुप होता है। ठीक है, वो भी बहुत छोटा होता है, वो भी बहुत छोटा है। मॉलिक्यूल्स छोटा होता है, पर उससे भी छोटे होते हैं हमारे एटम्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एटम्स है, तो ये एटम जो है एक सिंगल पार्टिकल को आप ले लीजिए। ठीक है, वो हमारे एटम्स हो गए। अब इन्हीं सिंगल पार्टिकल्स को अगर हम ग्रुप में ऐड कर देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें ये समझना है कि सबसे छोटी जो एक यूनिट होती है किसी भी चीज़ की, जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी एटम्स होती है, सिंगल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट एनीथिंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की एक सिंगल यूनिट जो होती है वो हमारी एटम्स होती है। ठीक, और दूसरी क्या होती है, अगर इसी सिंगल यूनिट्स को ग्रुप में कर दिया जाए तो ग्रुप ऑफ एटम्स, ये क्या कहलाते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स। मेरे ख्याल से इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। एटम्स क्या होता है, एक छोटी चीज़ होती है, छोटी यूनिट्स होती है, और मॉलिक्यूल्स होता है वो उन यूनिट्स की ग्रुप जो होते हैं, ग्रुप में होता है, उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ मैंने डायग्राम भी बनाया है, ये एटम्स का डायग्राम है और ये मॉलिक्यूल्स का है। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड। तो ये क्या है, एक सिंगल यूनिट दूसरे सिंगल यूनिट से कनेक्टेड, दूसरे सिंगल यूनिट इससे कनेक्टेड है, वो इससे कनेक्टेड है, तो ये हमारा ग्रुप बन जाता है। तो ग्रुप बना तो ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एटम्स में क्या है, अलग अलग एटम्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में एक दो तीन चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो होती है वो पॉजिटिव होती है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव होता है। ठीक है, अभी आपको इतना जानना है कि जो क्या कहते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के, वो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसमें कोई चीज़, कोई भी मार्क्स नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, वो जीरो, उसको न्यूट्रल कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉन यानी माइनस होता है, वो निगेटिव होता है। और ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो कहाँ होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, किसके अंदर होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो ये होता है हमारा मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, इसमें खाली इतना ही बताने के लिए है। और ये एक ऑर्बिट में रहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। जैसे हमारा मैंने बताया था आपको कि जो मैंने आपको एक्लिप्स बताया था या क्या कहते हैं रेवोल्यूशन बताया था, तो उसमें क्या बताया था कि जैसे अर्थ के चारों तरफ, जैसे ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो रेवोल्यूट करता रहता है, वैसे ही इस न्यूक्लियस के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता रहता है, एक फिक्स ऑर्बिट पर रेवोल्यूशन करता रहता है। ठीक है, ये चारों तरफ उसके घूमता रहता है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स जो 5th क्लास में है। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बड़े क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन 5th क्लास के जो चैप्टर 7 का बेटा टॉपिक है, चैप्टर 7 का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। इसमें मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला नहीं है। इतना जानिए कि अभी के लिए जो जानना ज़रूरी है वो सबसे पहले है कि मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है, और एटम्स जो होता है वो सिंगल यूनिट्स होती है। जैसे कोई एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे शुगर है, ठीक है, या साल्ट है, तो जब शुगर की आप एक छोटी सी क्या कहते हैं टुकड़े को डालेंगे तो उतना स्वीटनेस नहीं आएगा जितना आप बल्क में। अगर आप चम्मच भर चीनी डालेंगे 1 गिलास पानी में तो उसका टेस्ट आएगा। ठीक है ना, अगर आप
एक की जगह एक दो टुकड़े डालते हैं तो वो उसका टेस्ट नहीं आता। तो जो वो एक दो टुकड़ा है वो आपका एटम्स है, और जो वो चम्मच भर जो स्पून जिस शुगर का है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल्स है। इतनी बात समझ में आ गई है? तो वो ग्रुप्स हो गया, ठीक। चाहे ऐसे ही आप सॉल्ट को ले लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक। तो ये हो जाता है एटम्स और ये हो जाता है मॉलिक्यूल्स। और मैंने बताया कि एटम्स जो है वो सिंगल सिंगल होते हैं, प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग, इलेक्ट्रॉन अलग। और इलेक्ट्रॉन जो, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता रहता है, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ एटम्स हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये था इतना टॉपिक। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। कुछ बच्चों की क्या कहते हैं क्वेरीज थी इसके ऊपर भी, कि इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है। इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो इंटर कन्वर्जन मतलब अंदर ही अंदर जो चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है इंटर कन्वर्जन, ठीक है। अंदर ही जो चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। अलग अलग स्टेट्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मैटर होता है वो अलग अलग सॉलिड, लिक्विड, गैस में होता है, उसको चेंज कैसे किया जाए। इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब होता है चेंजेस, और इंटर का होता है अंदर। जैसे सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड जो कन्वर्ट हो गया वो किस में हो गया, गैस में, ठीक है, ठीक। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती है इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर्स, ये इसके अंतर्गत आता है। जैसे ये सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, ये हमारा क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन। क्या कहलाता है, हमारा इंटर कन्वर्जन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसकी तो ये 2 टाइप्स की कैटेगरी में रखे गए हैं, जिसमें आता है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल। ठीक है, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आता है बच्चों। तो फिजिकल चेंजेस जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, ठीक है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है बच्चों, रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल नेचर का होता है, ठीक है, या टेम्परेरी है, और ये होता है परमानेंट। ठीक है, रिवर्सेबल का मतलब होता है कि जो चीज आप एक फॉर्म में लेकर के वापस से उसी फॉर्म में आ जाइए, तो वो हो जाता है हमारा रिवर्सेबल, ठीक है। तो वो आता है हमारा फिजिकल। इसमें अगर एग्जांपल लिया जाए तो सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका वाटर साइकिल है। वाटर साइकिल एक बढ़िया एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस के लिए। और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे हमने ये बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस में अगर आप आइस का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो आइस कन्वर्ट अगर थोड़ा सा भी आप ये रूम टेम्परेचर पे लेके गए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको और हीट किया गया तो ये वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और हीट किया गया तो किस फॉर्म में आ गया, गैस के यानी स्टीम के फॉर्म में आ गया, ठीक। वैसे ही वाटर साइकिल होता है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो हमारा लैंड क्या कहते हैं, सी होता है या ओशन होता है या रिवर, पॉन्ड, लेक, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, वो सारी चीज़ें इवेपोरेट हो, उसके जो वाटर उसका जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, ठीक। तो जब इवेपोरेट हो जाता है तो बच्चों वो पूरा कहाँ चला जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में जाता है। इवेपोरेशन किसके थ्रू होता है, सन के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है, सन के थ्रू। सन का हीट जो होता है वो उस पर पड़ता है, जिससे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के थ्रू पूरा जो स्टीम जो बनता है वो हमारे इन्वायरमेंट में चला जाता है, और इन्वायरमेंट से फिर वो उसमें धीरे 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 करके वो कंडेंस होता है। कंडेंस करने का मतलब होता है ठंडा होता है।
और वो कंडेंसेशन जब होने लगना स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे वो क्लाउड में कन्वर्ट होने लगता है। और जब ज़्यादा अच्छे से कंडेंसेशन हो जाता है, जब अच्छे से ठंडा हो जाता है, तो क्लाउड हमारा ब्राउन कलर का हो करके और फिर रेनफॉल करता है। फिर वही रेनफॉल वापस से हमारे कहाँ जाता है, ग्राउंड में आ जाता है, लैंड में आ जाता है, सी में आ जाता है, रिवर में आ जाता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें करके और फिर से वही प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर कोई पेपर हमने फाड़ दिया, ठीक है, नॉर्मल पेपर है, हमने पेपर फाड़ दिया, तो उसको वापस से रिवर्सेबल किया जा सकता है कि उसको उसी प्रोसेस के थ्रू वापस से वही पेपर बनाया जा सकता है। बट वहीं पे केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं होती है। केमिकल चेंज में क्या होता है बेटा, वो जो भी चीज़ होती है वो परमानेंट चेंज हो जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो परमानेंट चीज़ है। जैसे मान लीजिए अब हमने चाय बनाया, ठीक है, हमने चाय बनाने के बाद अब चाय वापस से तो वाटर नहीं बन सकती, और ना ही वापस से वो मिल्क हो सकता है, ना ही शुगर वापस आ सकता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई इनटू टी फ्लेवर में, ठीक है। तो वो चीज़ वापस से नहीं आ सकती है। तो दैट इज़ द परमानेंट चीज़। जैसे हमने किसी वुड को बर्न किया, ठीक है, वुड जब बर्न हो गया तो क्या हो गया, वो ऐश बना, कोल बना। अब वापस से उस ऐश और कोल को हम वुड नहीं बना सकते, ठीक है। उसके लिए हमको वापस से एक दूसरा प्लांट लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें परमानेंट चेंज में आ गई। अगर वही पेपर वाला एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो उस पेपर को जिसको आपने फाड़ा था, तो उसको तो रिवर्सेबल फिजिकल चेंज भी कर सकते हैं, बट अगर उसको आप बर्न कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐश, ठीक है। तो ऐश मिलेगा तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा, वापस से वो पेपर फॉर्म में नहीं आएगा। तो दैट इज द फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, जो इसके अंडर में आता है, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर्स के अंडर में आता है। ये कैटेगरीज होती है बच्चों, ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होता है इसका नेचर, और परमानेंट चेंज केमिकल का होता है, ठीक है। ये बात समझ में होगी। आई थिंक मेरे ख्याल से आपको ये वाला टॉपिक तो एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो सॉलिबिलिटी के ऊपर होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर इसमें कोई आपको कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर भेजिएगा, और इसको एक बार फिर से बार बार इसको रिवीजन करेगा, पढ़ाई करेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट।